लोकल एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ब्लड फ्लो। कौन कौन से लोकल और हार्मोनल कंट्रोल हैं ब्लड फ्लो के लिए? लोकल कंट्रोल ऑफ ब्लड फ्लो टू द टिश्यूज, डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। कौन कौन से हैं जो लोकली ब्लड को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, उसके फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं? डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज, डिलीवरी ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स सच एज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स, removal of carbon dioxide from the tissues, removal of hydrogen ions from the tissues, maintenance of proper concentration of other ions in the tissues, transport of various hormones and other substances to the different tissues. फॉर एग्जांपल जिस टाइम पे बंदा एक्सरसाइज कर रहा हो या जिस टाइम पे बंदा रेस्ट पे हो, तो उस वक्त जो टिश्यूज़ की डिमांड होती है वो डिफरेंट होती है। रेस्ट पे डिमांड कम होगी, एक्सरसाइज के दरमियान डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है। तो उस टाइम पे जो ब्लड फ्लो होगा वो अकॉर्डिंगली मेंटेन किया जाएगा थ्रू लोकल कंट्रोल, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होगी तो वेसल्स डायलेट कर जाएंगी, ब्लड वेसल्स, ठीक है। जब ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाएंगी तो इस एरिया की ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिस वक्त बंदा एक्सरसाइज कर रहा हो तो स्केलेटल मसल्स का ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है और हमारे जीआई सिस्टम का जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है? इसी तरह जिस टाइम पे बंदा खाना वगैरह खाता है, ठीक है, डाइजेशन हो रही होती है, उस टाइम पे हमारे जो दूसरा बॉडी के दूसरा पार्ट्स हैं, ठीक है, उसका जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज हो जाएगा और हमारे जीआई सिस्टम की सर्कुलेशन क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। इसी तरह हार्मोन्स जब ट्रांसपोर्ट होने होते हैं, ठीक है, उसके अलावा आयंस वगैरह, तो उसी लिहाज से जिस लिहाज से उस टिश्यू की डिमांड होती है, ब्लड फ्लो भी उसी लिहाज से चल रहा होता है। ये है लोकल कंट्रोल, ठीक है। वेरिएशंस इन ब्लड फ्लो इन डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन्स, ठीक है। ब्लड फ्लो की डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट यानी कि वेरिएशन है ब्लड फ्लो की, कि हार्ट को कितना जा रहा है, उसके बाद ब्रेन को कितना जा रहा है, हमारे लंग्स को कितना जा रहा है, लिवर को कितना जा रहा है, ठीक है। परसेंटेज के लिहाज से भी लिखा हुआ है, एम एल पर मिनट के लिहाज से भी लिखा हुआ है, उसके अलावा एम एल पर मिनट पर ग्राम पर 100 ग्राम टिश्यू वेट के लिहाज से भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये वाला जो टेबल है इसे अच्छे से पढ़ लेना है, यानी कि किसी भी लिहाज से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग उससे अटैम्प्ट कर सकते हो। परसेंटेज ऑफ कार्डियक आउटपुट के लिहाज से लिखा हुआ है कि हार्ट को कितने परसेंट जा रहा है, किडनी को कितने परसेंट जा रहा है, लिवर को कितने परसेंट जा रहा है, ठीक है। एम एल पर मिनट के लिहाज से भी लिखा हुआ है कि किडनी को 1 मिनट में कितना जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा लिवर को कितना जा रहा है, ठीक है। उसके बाद एम एल पर मिनट पर ग्राम के लिहाज से भी लिखा हुआ है, ठीक है। 1 ग्राम को 1 ग्राम फॉर एग्जांपल ब्रेन का 1 ग्राम जो है उसको एम एल 1 मिनट में कितने एम एल जा रहा है, जो किडनी का 1 ग्राम है उसको 1 मिनट में कितने एम एल जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है मैकेनिज्म्स ऑफ ब्लड फ्लो कंट्रोल। लोकल ब्लड फ्लो कंट्रोल कैन बी डिवाइडेड इनटू एक्यूट कंट्रोल एंड लॉन्ग टर्म कंट्रोल। जो लोकल कंट्रोल है उसके आगे दो टाइप्स हैं, एक्यूट कंट्रोल और लॉन्ग टर्म कंट्रोल। एक्यूट कंट्रोल क्या है जी? अचीव्ड बाय रैपिड चेंजिंग इन लोकल वेजोडाइलेशन और वेजोकंस्ट्रिक्शन of arterioles, meta-arterioles, pericapillary sphincters occurring within seconds to minutes to provide very rapid response, ठीक है। acute में क्या होता है कि बहुत रैपिडली ये चेंजेस होंगी। फॉर एग्जांपल किसी जगह पे ब्लड की सप्लाई अचानक ज़्यादा चाहिए होगी तो उस जगह पे क्या होगा कि वैजो डायलेशन हो जाएगी, अगर कम चाहिए उस जगह पे वैजो कंस्ट्रिक्शन। फॉर एग्जांपल किस जगह पे कट लग गया है, ठीक है, तो उस जगह पे वैजो कंस्ट्रिक्शन होगी ताकि क्या हो, उस जगह का ब्लड फ्लो कम हो जाए, ब्लीडिंग कम हो जाए, ठीक है। उसके अलावा अगर एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट हुई है, ठीक है, उस जगह ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए तो उस जगह वैजो डायलेशन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है लॉन्ग टर्म कंट्रोल। स्लो कंट्रोल changes occur over a period of days, weeks और even months provide better control of the flow, ठीक है। ये स्लो कंट्रोल है, ठीक है, और ये देर पा होता है और इसका जो असर है और इसका जो कंट्रोल है वो बेटर होता है, ठीक है, फ्लो भी इसका बेटर होगा। जैसे जैसे
इफेक्ट ऑफ टिश्यू मेटाबॉलिज्म ऑन द लोकल ब्लड फ्लो। फॉर एग्जांपल ये है ब्लड फ्लो इस साइड पे जा रहा है, ठीक है, और इस साइड पे क्या है, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। जैसे जैसे रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा ब्लड फ्लो बढ़ता जाएगा, ठीक है, यानी कि मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा तो उस जगह पे क्या होगा कि ब्लड की सप्लाई ज़्यादा चाहिए होगी, तो उसी तरह क्या होगा, ब्लड का फ्लो भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के लिहाज से, ठीक है, रेगुलेशन व्हेन ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी चेंजेस। जैसे जैसे ऑक्सीजन की सेचुरेशन कम होगी, ठीक है, ऑक्सीजन की सेचुरेशन क्या होगी, कम होगी, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, क्योंकि सेचुरेशन कम हो रही है, डिमांड ज़्यादा है, तो क्या होगा, उस डिमांड को पूरा करने के लिए वैसोडाइलेशन होगी और ब्लड का फ्लो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। आवाज़ आ रही है, स्क्रीन भी शेयर हो रही है, यस सर। ठीक हो गया। मैं बार बार इसलिए पूछता हूँ कि बाज़ औक़ात आप लोग कहते हो कि काफ़ी देर से आवाज़ नहीं आ रही या ऐसा कोई इशू, तो उसके बाद है एक्यूट कंट्रोल। देयर आर टू थ्योरीज अबाउट एक्यूट कंट्रोल, वैसोडाइलेटर थ्योरी एंड ऑक्सीजन लैग थ्योरी, ठीक है। वैसोडाइलेटर थ्योरी क्या चीज़ है, ग्रेटर द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म और लेसर द ऑक्सीजन अवेलेबल इज इक्वल टू ग्रेटर द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वैसोडाइलेटर, ठीक है। अगर मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो या ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कम हो, ठीक है, यानी कि मेटाबॉलिज्म जिस जगह पे ज़्यादा होगा उस जगह पे ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है और अल्टीमेटली ऑक्सीजन उधर डिप्लीट होने की वजह से ऑक्सीजन कम हो रही है, या लेस ऑक्सीजन अवेलेबल, या किसी भी वजह से उस टिश्यू के अंदर क्या है, ऑक्सीजन कम है, ठीक है। दोनों सूरतों में क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म में भी ऑक्सीजन यूटिलाइज होने की वजह से कम हो रही है और या किसी भी और वजह से ऑक्सीजन कम है, तो उस जगह पे क्या होगा, द ग्रेटर द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेजोडाइलेटर्स। तो वेजोडाइलेटर्स यानी कि वो सब्सटेंसेस जो कि वेसल्स को डायलेट करेंगे उनकी फॉर्मेशन में इजाफा हो जाएगा, ठीक है, ताकि क्या हो, वेजोडाइलेशन हो और उस जगह पे ऑक्सीजन की जो कमी है उसको पूरा किया जा सके, ठीक है। यानी कि अगर मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगी तो आपको पता है मेटाबॉलिज्म ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रही है, ऑक्सीजन उस जगह पे ज़्यादा यूज़ होगी, जब ज़्यादा यूज़ होगी तो ऑफ कोर्स कम उस जगह पे ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है। जब कमी होगी तो क्या होगा, वैसोडाइलेटर्स ज़्यादा मिकदार में बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ताकि उस जगह की जो वेसल्स हैं उनको डायलेट करके उस जगह पे ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जाए। एग्जांपल्स क्या हैं वैसोडाइलेटर्स की, एडिनोसिन, कार्बन डाइऑक्साइड, एडिनोसिन फॉस्फेट, हिस्टामिन, पोटेशियम आयंस एंड हाइड्रोजन आयंस। ये क्या चीज़ें हैं, वैसोडाइलेटर्स हैं। ये वैसोडाइलेटर्स क्या करेंगे, वेसल्स को डायलेट करेंगे ताकि उस एरिया का ब्लड फ्लो इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। ऑक्सीजन लेक थ्योरी, जब ऑक्सीजन की कमी होगी, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और अदर न्यूट्रिएंट्स द ब्लड वेसल्स सिंपली रिलैक्स देयरफॉर नेचुरली डायलेट, ठीक है। हमारे जिस्म के अंदर नॉर्मली जब भी ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है, या न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, तो हमारे जो वेसल्स हैं वो नेचुरली डायलेट हो जाएंगी, ठीक है, नेचुरली क्या होंगी, डायलेट हो जाएंगी, ताकि उस जगह पे जो कमी है उसको पूरा किया जा सके। ये दो थ्योरीज हैं, ये नहीं है कि ये दोनों काम ऐसे ही होते हैं, यानी कि दो थ्योरीज पेश की गई हैं, एक ऑक्सीजन लेक थ्योरी है और दूसरी वैसोडाइलेटर थ्योरी है, ठीक है। इन दोनों थ्योरीज को आपस में मिक्स नहीं करना। ये टिश्यू है, ठीक है, मेटाट्रियोल्स यानी कि ब्लड फ्लो इस साइड को हो रहा है, ठीक है, प्री कैपिलरी स्फिंक्चर, ये स्फिंक्चर बने हुए हैं। ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी फॉर ब्लड फ्लो कंट्रोल, या तो टिश्यू मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाए या ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यू कम हो जाए, ठीक है। मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा तब भी ऑक्सीजन की टिश्यू में कमी होगी, ठीक है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म के दरमियान ऑक्सीजन यूज़ हो गई है, ठीक है, या ऑक्सीजन टिश्यूज़ को कम डिलीवर हो रही है, ठीक है, डिलीवर उसको कम हुई है, तो टिश्यू के अंदर हाइपोक्सिया होगा, ठीक है। ये दोनों काम जब होंगे दैट विल काज डिक्रीज टिश्यू ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ठीक है। जब टिश्यूज की ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होगी दैट विल लीड टू डिक्रीज आर्टेरियोलर रेजिस्टेंस, उससे क्या होगा, आर्टरियोल्स की रेजिस्टेंस कम होगी, जब आर्टरियोल्स की रेजिस्टेंस कम होगी तो ब्लड फ्लो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी फॉर द ब्लड फ्लो कंट्रोल, क्लियर है।
उसके बाद है स्पेशल एग्जांपल्स ऑफ अक्यूट मेटाबॉलिक कंट्रोल, रिएक्टिव हाइपरईमिया एंड एक्टिव हाइपरईमिया। रिएक्टिव हाइपरईमिया का मतलब क्या है कि इंक्रीज फ्लो आफ्टर अ टेम्पोरेरी ब्लॉक, टेम्पोरेरी ब्लॉकेज की वजह से जो एक उस जगह पे यानी कि ब्लड की कमी हुई थी, ठीक है, उस जगह पे फ्लो की कमी हुई थी, वो ब्लॉक के बाद एकदम से वो क्या होगा, उस जगह पे फ्लो बढ़ जाएगा। इंक्रीज फ्लो आफ्टर अ टेम्पोरेरी ब्लॉक, यानी कि टेम्पोरेरी ब्लॉक के बाद फ्लो अचानक से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है एक्टिव हाइपरईमिया, इंक्रीज फ्लो ड्यू टू द एक्टिविटी, यानी कि एक्सरसाइज के दरमियान, फॉर एग्जांपल जो एक्सरसाइज के दरमियान ब्लड जो है मसल्स में ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। इंक्रीज फ्लो ड्यू टू एक्टिविटी, काम करने की वजह से मसल्स को यूटिलाइज करने की वजह से उस जगह पे क्या होगा, फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। रिपोर्ट में तो वो जब रिपोर्ट मैंने किया था उसके साथ मैच कर करके फिर मुझे एक एक लाइन को ठीक करना पड़ेगा। पता नहीं क्या मसला है, हर दफ़ा मैं म्यूट करता हूँ, दोबारा अनम्यूट करके फिर बोलना स्टार्ट हो जाता है। रिएक्टिव हाइपरीमिया, पर ये देखें जी, टेम्परेरी ब्लॉक हुआ है, नो फ्लो इस जगह पे, ठीक है, इतने ड्यूरेशन के लिए कोई फ़्लो नहीं था। जैसे ही फ़्लो दोबारा स्टार्ट हुआ है तो यकदम से ब्लड का फ़्लो क्या हो गया, पीक पे चला गया, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता दोबारा नॉर्मल पे आ गया। ये एक्सेस फ्लो है इतना जो, ठीक है, ये रिएक्टिव हाइपरीमिया है। ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन कंजप्शन, ठीक है, जैसे जैसे ऑक्सीजन कंजप्शन ज़्यादा होगी, इस साइड को ऑक्सीजन कंजप्शन ज़्यादा हो रही है, वैसे वैसे ब्लड फ्लो भी ऊपर को बढ़ रहा है, ठीक है, ब्लड फ्लो भी ज़्यादा हो रहा है। जैसे जैसे ऑक्सीजन कंजप्शन ज़्यादा होगी ब्लड फ्लो भी बढ़ेगा, ठीक है। ये देखो ना, ये लाइन जो है, ये कर्व जो है इस साइड को जा रही है, इस साइड को अगर हम मूव कर रहे हैं दैट मीन्स ऑक्सीजन की कंजप्शन ज़्यादा हो रही है। जैसे जैसे इस साइड को मूव कर रही है लाइन, तो देखें ये ऊपर को जा रही है, यानी कि इसका जो लेवल है ब्लड फ्लो का वो भी स्लोली स्लोली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ेगी ब्लड फ्लो भी बढ़ेगा। स्पेशल मैकेनिज्म्स, किडनीज किस तरह इसको मेंटेन करेंगे ब्लड फ्लो को, ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म, जो कि हम बड़ी ही डिटेल के साथ कुछ दिन पहले डिस्कस करके आ रहे हैं, ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। उसके बाद है ब्रेन, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयंस की मदद से क्या करेगा, ये अपने ब्लड फ्लो को मेंटेन रखेगा, ठीक है। उसके बाद है स्किन, क्लोजली लिंक टू द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, ये बॉडी टेम्परेचर के लिहाज से ब्लड फ्लो को कंट्रोल रखेगी। आप लोगों को पता है कि गर्मियों के दरमियान जो थोड़े लीन थिन पेश लोग होते हैं, ठीक है, उनमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो बड़ी प्रोमिनेंट बाहर नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। वो क्यों नज़र आ रही होती हैं, क्योंकि हीट हमारे जिस्म एटमॉस्फेयर में भी, यानी कि माहौल भी थोड़ा, टेम्परेचर माहौल का भी ज़्यादा होता है, ठीक है, और हमारे जिस्म का जो टेम्परेचर है वो भी बड़ा होता है, ठीक है। जब टेम्परेचर बड़ा होता है तो उस टेम्परेचर को डिसिपेट करने के लिए, उस टेम्परेचर को बाहर एटमॉस्फेयर में खारिज करने के लिए हमारी जो वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर लेती हैं, ताकि बॉडी से जो हीट है वो बाहर खारिज हो सके। और सर्दियों में जब हमारे जिस्म के अंदर जिस्म का टेम्परेचर कम हो रहा होता है, ठीक है, सर्दी लग रही होती है, तो वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, ताकि जिस्म से जो हीट है वो बाहर खारिज नहीं हो, ठीक है। एक्यूट ऑटो रेगुलेशन, मेटाबॉलिक थ्योरी एंड मायोजेनिक थ्योरी, ये दो थ्योरीज हैं जो कि ऑटो रेगुलेशन को एक्सप्लेन करती हैं। इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर, मीन आर्टीरियल प्रेशर का पता है ना, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू मीन आर्टीरियल प्रेशर। जैसे ही आर्टीरियल प्रेशर बढ़ेगा, सडन स्ट्रेच ऑफ द वस्कुलर स्मूथ मसल्स, वस्कुलर स्मूथ मसल्स में क्या होगा, स्ट्रेच होगा, ठीक है, क्योंकि आर्टीरियल प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ने की वजह से जो स्मूथ मसल्स हैं वो स्ट्रेच होंगे, ठीक है। स्ट्रेच एक्टिवेटेड चैनल्स ओपन, जब वो स्ट्रेच होंगे तो उस जगह पे कुछ चैनल्स होते हैं जो स्ट्रेच की वजह से एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, उनको स्ट्रेच एक्टिवेटेड चैनल्स का नाम दिया जाता है। वेसल्स के स्मूथ मसल्स में कुछ चैनल्स होते हैं जिनको स्ट्रेच एक्टिवेटेड चैनल्स का नाम दिया जाता है, ठीक है। जब भी
वस्कुलर स्मूथ मसल स्ट्रेच करेंगे वो चैनल्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और क्या होगा, कैल्शियम आयंस इंटर्स इन द वस्कुलर स्मूथ मसल सेल्स थ्रू स्ट्रेच एक्टिवेटेड चैनल्स, ठीक है। वो उन चैनल्स के कैल्शियम आयंस उन चैनल के जरिए स्मूथ मसल्स में इंटर होंगे। जब स्मूथ मसल में इंटर होंगे तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, ठीक है। और क्या होगा, रिटर्न ऑफ ब्लड फ्लो टू द नॉर्मल। इससे क्या होगा, ब्लड फ्लो दोबारा नॉर्मल पे आ जाएगा। उसके अलावा दूसरा दूसरे पाथवे में क्या हो रहा है, स्ट्रेच एक्टिवेटेड आयनिक करंट डीपोलराइजेस वस्कुलर स्मूथ मसल्स, ठीक है। वो वस्कुलर स्मूथ मसल्स को डीपोलराइज करेगा। डीपोलराइजेशन की वजह से क्या होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, ठीक है। और ब्लड फ्लो दोबारा नॉर्मल पे आ जाएगा। यानी कि जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ठीक है, ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से क्या हुआ है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा है, मीन आर्टीरियल प्रेशर बढ़ा है। मीन आर्टीरियल प्रेशर बढ़ने की वजह से स्ट्रेच एक्टिवेटेड जो चैनल्स हैं वो ओपन हुए हैं, कैल्शियम चैनल्स ओपन हुए हैं और वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी ताकि ब्लड को दोबारा नॉर्मल पे लाया जा सके। एंडोथेलियल डिराइव्ड रिलैक्सिंग और कंस्ट्रिक्टिंग फैक्टर्स, ठीक है। एंडोथेलियल से कुछ फैक्टर्स रिलीज होते हैं जो कि वेजो कंस्ट्रिक्शन भी करवा सकते हैं और वेजो डायलेशन भी करवा सकते हैं। वेजो डायलेटर सब्सटेंसेस रिलीज्ड फ्रॉम द एंडोथेलियल सेल्स। वेजो यानी कि वो सब्सटेंसेस जो कि वेजो डायलेशन करवाते हैं वो कौन कौन से हैं, इंक्रीज शियर स्ट्रेस। ये सब्सटेंसेस क्या करवाएंगे, स्ट्रेस इंक्रीज कराएंगे वेसल्स के ऊपर। सेकेंडरी डायलेशन ऑफ द लार्ज आर्टरीज, और जो लार्ज आर्टरीज हैं उनकी वेजो डायलेशन हो जाएगी। एग्जांपल इसकी क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड जब भी रिलीज होगा वेसल्स के वॉल पे ये स्ट्रेस क्रिएट करेगा और लार्जर वेसल आर्टरीज जो हैं उनकी वेजो डायलेशन काज करवा देगा, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड का याद रखना है, ये कौन सा सब्सटेंस है, वेजो डायलेटर है। कहाँ से रिलीज हो रहा है, एंडोथेलियल सेल्स से, ठीक है। लॉन्ग टर्म रेगुलेशन, टू मैकेनिज्म्स। अब तक हमने जो पढ़ा है वो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन था, ठीक है, अक्यूट रेगुलेशन जिसको हमने पढ़ा है, ठीक है। अभी आ गया लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। इसमें दो मैकेनिज्म है, एंजियोजेनेसिस। एंजियो का मतलब होता है वेसल, ठीक है। जेनेसिस का मतलब होता है जनरेट होना, ठीक है, प्रोड्यूस होना किस चीज का, यानी कि नया बनना, ठीक है। एंजियोजेनेसिस इज द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच द न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वेसल्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी कि नॉर्मल फिनोमिना है इस जिसमें ब्लड वेसल्स बनती हैं, नई ब्लड वेसल्स बनती है फ्रॉम द प्रीवियस वंस, ठीक है। जिस जगह पे पुरानी ब्लड वेसल्स होती है वहां से नई ब्लड वेसल्स जनरेट होती हैं। हेल्प्स इन हीलिंग, काम किस काम आती है, हीलिंग में मदद करती हैं। फॉर एग्जांपल किसी जगह पे वुंड हुआ है, ठीक है, किसी जगह पे कोई कट वगैरह लग गया है, कोई चोट लग गई है, उस जगह की ब्लड वेसल्स क्या हो गई हैं, कट गई हैं, ठीक है। तो उस जगह पे एंजियोजेनेसिस होगी। एंजियोजेनेसिस की मदद से वहां पे नई ब्लड वेसल्स बनेगी ताकि उस एरिया को ब्लड सप्लाई उसकी मेंटेन रखी जा सके, ठीक है। उसके अलावा इसका साइड इफेक्ट भी है, काज हार्म बाय स्प्रेडिंग कैंसर, यानी कि ये कैंसर को स्प्रेड करने में हेल्प करती है एंजियोजेनेसिस। हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर सेल्स। जो ट्यूमर होता है ना वो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द टिश्यू सेल्स होता है, ठीक है ना। जो हमारे बॉडी टिश्यूज हैं उनकी एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, ठीक है। एबनॉर्मली अनकंट्रोल्ड यानी कि एम वधी जान, ठीक है। और उस ग्रोथ जब वो ग्रोथ होती है तो एंजियोजेनेसिस की मदद से उस ग्रोथ को आगे ब्लड सप्लाई दी जाती है। जब उसे ब्लड सप्लाई मिलती है तो उसकी ग्रोथ में और इजाफा होता है, ठीक है। और उसी एंजियोजेनेसिस की वजह से जो ब्लड वेसल्स नहीं बनती हैं उन ब्लड वेसल्स के थ्रू जो कैंसरस सेल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मेटास्टेसाइज कर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैंसर को फैलाते हैं, ठीक है। ये इसका आगे साइड इफेक्ट है एंजियोजेनेसिस का। इसका फ़ायदा मैंने आपको बताया कि हीलिंग में बहुत हेल्प करता है, और नुकसान मैंने आपको बताया कि ट्यूमर को स्प्रेड करने में इसका बड़ा रोल होता है, ठीक है। कोलेट्रल सर्कुलेशन। कोलेट्रल का मतलब होता है इज़ द अल्टरनेटिव, यानी कि किसी भी चीज़ का अल्टरनेटिव। कहते हैं ना कि अपना कोई कोलेट्रल दे जा, अपना कोई अल्टरनेटिव, यानी कि कोई बंदा छुट्टी लेना चाहे, ठीक है,
तो उसे बोलते हैं कि अपना कोई कोलेटरल, कोई अपना अल्टरनेटिव अपनी जगह पे किसी को इधर रख जाओ, ठीक है। इसी तरह इधर क्या है, कोलेटरल सर्कुलेशन इज द अल्टरनेटिव सर्कुलेशन अराउंड अ ब्लॉक्ड आर्टरी, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कोई आर्टरी ब्लॉक हो गई है, ठीक है, उस वहाँ से जो ब्लड पास होके आगे जिस ऑर्गन को सप्लाई कर रहा है, ठीक है, उस सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए जो साइड से वेसल्स गुजर रही हैं, ठीक है, उन वेसल्स की मदद से दोबारा उस ऑर्गन को सप्लाई दी जाती है, ठीक है, उस सप्लाई को मेंटेन रखा जाता है, इसे कोलेटरल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। कोलेटरल सर्कुलेशन इज द अल्टरनेटिव सर्कुलेशन अराउंड अ ब्लॉक्ड आर्टरी और वेन वाया अदर पाथ सच एज नियर बाय माइनर वेसल्स, ठीक है, इसे बोलते हैं कोलेटरल सर्कुलेशन। ट्यूमर एसोसिएटेड एंजियोजेनेसिस नॉर्मल जो होती है वो फॉर एग्जांपल ये आई है, इसमें न्यू वास्कुलराइजेशन हुई है। न्यू वास्कुलराइजेशन मींस नई वेसल्स बनना, ठीक है। उसके बाद है ये ट्यूमर सेल्स हैं, ठीक है, ट्यूमर सेल्स इस जगह पे हैं, ठीक है। इन सेल्स को जब भी इस जगह पे हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सिया एक पोटेंट स्टिमुलेशन है फॉर एंजियोजेनेसिस, यानी कि नई वेसल्स को बनाने के लिए एक पोटेंट स्टिमुलस है हाइपोक्सिया, ठीक है। vascular endothelial growth factor by the tumor cells. Hypoxia induced expression of the vascular एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर बाय द ट्यूमर सेल्स। जिस वक्त उस जगह पे हाइपोक्सिया होगा वहां से ये वाला फैक्टर रिलीज होगा, वास्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। उससे क्या होगा, एंजियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगी, न्यू वेसल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। जब न्यू वेसल्स बन जाएंगी तो वहां से क्या होगा, एक तो उस ग्रोथ को इंक्रीज करेंगी, वो ट्यूमर बढ़ेगा, ठीक है, वो जो कैंसर होगा वो बढ़ेगा, और उसके अलावा कैंसर सेल्स को वहां से लेके ब्लड के थ्रू जिस्म के डिफरेंट हिस्सों में पहुंचाएंगे, यानी कि ये ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो कैंसर को एक जगह से दूसरी जगह पे आगे स्प्रेड करेंगी, ठीक है। अक्लूजन और कोलेटरल सर्कुलेशन देखें, फॉर एग्जांपल ये एक नॉर्मल वेसल है, ठीक है, ये साइड पे वेसल्स हैं जो जो इर्द गिर्द की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको ब्लड सप्लाई कर रही हैं, ठीक है। किसी वजह से इस जगह पे अक्लूजन आना स्टार्ट हुई है, तो इस जगह पे जो ब्लड नॉर्मली जा रहा था उस सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए ये जो वेसल्स हैं इस जगह पे कोलेटरल बनाना स्टार्ट कर देंगी, ठीक है, अल्टरनेटिव पाथ बनाना स्टार्ट कर देंगी, एक दूसरा रास्ता बनाना स्टार्ट कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता अगर फुल्ली ब्लॉक हो जाए तो ये सारा जो ब्लड सर्कुलेशन वाला काम है ये कोलेटरल्स के हाथ आ जाएगा, ठीक है। तो कोलेटरल सर्कुलेशन के थ्रू उस सर्कुलेशन को मेंटेन रखा जाएगा, ठीक है। वेसल ओक्लूजन विद द कोलेटरल सर्कुलेशन, ओपन फंक्शनिंग कोरोनरी आर्टरी फर्स्ट जो है उसमें क्या है, कोरोनरी आर्टरी फुल्ली फंक्शन कर रही है, ठीक है। पार्शियल कोरोनरी आर्टरी क्लोजर विद कोलेटरल सर्कुलेशन बिगिंस एस्टेब्लिश्ड, यानी कि जब पार्शियल क्लोजर हुआ तो जो कोलेटरल सर्कुलेशन है वो बनना स्टार्ट हो गई, ठीक है। टोटल कोरोनरी आर्टरी ओक्लूजन, जब टोटल ओक्लूजन हो गई है तो क्या हुआ है, with collateral circulation bypassing the occlusion to supply the myocardium, इस एरिया को बाईपास करके इस एरिया को यानी कि छोड़ के यहाँ से गुजर के उस बाकी जो मायोकार्डियम है उसको सप्लाई कर रही है, ठीक है। कोलेटरल सर्कुलेशन की समझ आ गई है? जी सर। लगता है सब सो गए हैं। हार्मोनल कंट्रोल, रेगुलेशन ऑफ circulation by the hormone ions and chemicals that causes vasodilation और vasoconstriction, यानी कि जो सर्कुलेशन है उसको हार्मोन्स की मदद से, आयंस की मदद से या केमिकल्स की मदद से कंट्रोल करना। ये चीज़ें या तो वेजोडाइलेशन करवा सकती हैं या वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा सकती हैं। कौन सी चीज़ क्या करवाएगी वो आगे स्पेसिफाई किया जाएगा, ठीक है। वेजोडाइलेटर्स कौन कौन सी चीज़ें वेजोडाइलेशन करवाएंगी, ब्रेडिकाइनिन, ब्रेडिकाइनिन एक सब्सटेंस है, काजेज आर्टरियोलर डायलेशन, आर्टरियोल्स की डायलेशन करवाएगा, एंड इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी, और क्या करवाएगा, कैपिलरीज की परमिएबिलिटी इंक्रीज करवाएगा। जब कैपिलरीज की परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी तो फ्लूइड ज़्यादा बाहर लीक आउट होगा, ठीक है। रेगुलेट्स ब्लड फ्लो टू द स्किन, सलेवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ठीक है। ये किस जगह पे ज़्यादा एक्ट करता है, स्किन पे, सलेवरी ग्लैंड्स पे और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ग्लैंड्स पे। उसके बाद है अगला वेजोडाइलेटर, सीरोटोनिन,
सेरोटोनिन को 5-HT के नाम से भी जाना जाता है, उसके अलावा 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन के नाम से भी जाना जाता है और सेरोटोनिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें अगर लिखी हों तो नाम एक ही है। ठीक है, काम एक ही है इनका, सेरोटोनिन, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन या 5-HT अगर लिखा हो। फाउंड इन प्लेटलेट्स, पोटेंशिएटर ऑफ प्लेटलेट एक्टिवेशन। इसने काम क्या करना होता है, प्लेटलेट को एक्टिवेट करेगा एग्रेसिवली। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, मे बी वेजोकंस्ट्रिक्टर और वेजोडायलेटर। ये वेजोकंस्ट्रिक्शन भी या वेजोडायलेशन कुछ भी करवा सकता है। रोल इन सर्कुलेशन कंट्रोल नॉट फुल्ली अंडरस्टूड। इसका काम अभी सही तरह से, पूरी तरह से नहीं, इस पे अभी रिसर्च चल रही है। ठीक है, अभी इसका फुल मैकेनिज्म समझ में नहीं है। ठीक है, हिस्टामिन रिलीज्ड बाय द डैमेज टिश्यू, किस जगह से रिलीज होगा, डैमेज टिश्यू से। वेजोडाइलेटर है एंड इंक्रीज कैपिलरी पोरिसिटी या परमिएबिलिटी। ठीक है, में इंड्यूस एडिमा। एडिमा आपको पता है, जब कैपिलरी की परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी, ज़्यादा फ्लूइड बाहर लीक आउट होगा तो एडिमा काज करवाएगा। मेजर पार्ट ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, जब भी किसी एलर्जिक रिएक्शन की बात हो तो हिस्टामिन को नहीं भूलना। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन में कौन सा सब्सटेंस रिलीज होता है, हिस्टामिन। हिस्टामिन की वजह से क्या होगा, उस जगह पे एंजियोएडिमा होगा। एंजियोएडिमा का मतलब है कि स्मॉल वेसल्स का में से जो फ्लूइड है वो बाहर लीक आउट होगा, और जब फ्लूइड बाहर लीक आउट होगा तो उस जगह पे इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर एक्यूमुलेट होगा और उस जगह पे आपको सोजन नजर आएगी, एडिमा होगा। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स मोस्ट आर वेजोडाइलेटर। मोस्ट ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या काम करती हैं, वेजोडाइलेशन काज करवाती हैं। एंड सम आर वेजो कंस्ट्रिक्टर्स, और उसमें से कुछ ऐसी हैं जो वेजो कंस्ट्रिक्शन काज करवाती हैं। पैटर्न और फंक्शन नॉट येट अंडरस्टूड, यानी कि इनका भी अभी तक, इन पे भी स्टडी जारी है, इनका भी अभी तक फुल्ली पैटर्न समझा नहीं। ये हमारे लंग्स के एल्विलाई है, इस जगह से हवा अंदर आ रही है, ये एल्विलाई है। ठीक है, वेंटिलेशन हो रही है। ठीक है, नॉर्मली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए। ठीक है, इस जगह से उसकी क्या हो रही है, वेंटिलेशन हो रही है, ऑक्सीजनेशन होकर ब्लड आगे मूव कर रहा है। ठीक है, नॉर्मल वेंटिलेशन परफ्यूजन, इस जगह पे क्या हो रही है, नॉर्मल वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन। ठीक है, इस जगह पे क्या हो गया है, कंसोलिडेशन हो गई है इस एल्विलाई के अंदर। मिनिमाइजेशन ऑफ द वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैचिंग ओविंग टू हाइपोक्सिक पल्मोनरी वेजोकंस्ट्रिक्शन। इस जगह पे क्या हो रहा है, हाइपोक्सिया हो रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली हमारे जिस्म के अंदर किसी भी जगह पे हाइपोक्सिया होगा तो जो वेन्स होंगी वो डायलेट करेंगी। ठीक है, जो वेसल्स होंगी वो क्या करेंगी, वेसल्स डायलेट करेंगी। लेकिन अगर हाइपोक्सिया हो हमारे लंग्स के अंदर तो उस जगह पे क्या होगा, वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करेंगी। ठीक है, इस जगह पे जब हाइपोक्सिया होगा तो वेसल कंस्ट्रिक्ट करेगी और कोशिश करेगी कि मिनिमम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे उसमें मिक्स हो। ठीक है, ये हमारा फिजियोलॉजिक रिस्पॉन्स है। impaired oxygenation pulmonary blood flow increased by inhaled शॉर्ट एक्टिंग वेजोडाइलेटर्स। अगर हम शॉर्ट एक्टिंग वेजोडाइलेटर्स यानी कि जो वेजोडाइलेशन करवाते हैं उनको इनहेल्ड फॉर्म में लेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो लंग्स के अंदर वेसल्स हैं वो डायलेट करेंगी। ठीक है, उससे क्या होगा, वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच होगा और ज़्यादा मिसमैच होगा, क्योंकि ये वेसल भी डायलेट करेगी और डीऑक्सीनेटेड ब्लड इधर ज़्यादा मिक्सअप होगा। ठीक है, उसके अलावा दूसरे जो आयंस वगैरह हैं, कैल्शियम क्या करवाता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन का आकाज करवाता है स्मूथ मसल्स की। ठीक है, उसके बाद पोटाशियम वेजो डायलेटर है, इनहिबिट स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, इसने स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करना होता है। मैग्नीशियम भी वेजो डायलेटर है, इसने भी वही सेम काम करना होता है। सोडियम माइल्ड डायलेशन काज्ड बाय चेंज इन ऑस्मोलैलिटी, इंक्रीज ऑस्मोलैलिटी काजेज डायलेशन। सोडियम ने भी क्या करवानी होती है, वेजोडाइलेशन करवानी होती है बाय इंक्रीजिंग ऑस्मोलैलिटी। ठीक है, एसीटेट एंड साइट्रेट माइल्ड वेजोडाइलेटर। उसके बाद इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच वेजोडाइलेशन, इन्होंने भी क्या काज करवानी है, वेजोडाइलेशन। वेजो कंस्ट्रिक्शन सिर्फ किसने काज करवाई है, कैल्शियम ने, क्योंकि कैल्शियम की वजह से क्या होती है, स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन।
उसके बाद और कौन से वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर हैं? अभी तक हमने वेजो डायलेटर्स मोस्टली पढ़े हैं, अभी वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर्स की बात आ गई है। नोर एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन, एंजियोटेंसिन, कैल्शियम आयंस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द वेजोमोटर सेंटर। हमने इधर भी कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा है, वो बॉडी के अंदर है, ठीक है। लेकिन इस जगह पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा वेजोमोटर सेंटर के अंदर, ठीक है, हमारे ब्रेन में जो सेंटर है वेजो मोटर सेंटर, ठीक है, उस जगह पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो उस जगह पे वेजो कंस्ट्रिक्शन काज करवाएगा, ठीक है। ये वाले सब्सटेंसेस क्या करवा रहे हैं? नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, एंजियोटेंसिन, कैल्शियम आयंस एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये काज करवा रहे हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन। Norepinephrine and epinephrine. Norepinephrine is an especially powerful vasoconstrictor hormone. ये एक हार्मोन है जो कि बहुत पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्टर है, ठीक है। जब भी ब्लड प्रेशर कम होता है तो इसी चीज़ का क्या कहते हैं कि अल्टरनेटिव होता है, एक सिंथेटिक नोरेपिनेफ्रिन होता है जिसका हम इंजेक्शन लगाते हैं ताकि ब्लड प्रेशर दोबारा नॉर्मल पे आ जाए। कैसे? बाय कंस्ट्रिक्टिंग वेसल्स, ठीक है। वेसल्स को जब कंस्ट्रिक्ट करेंगे, जो ब्लड है वो ज़्यादा हार्ट की तरफ वापस आएगा, यानी कि वेन्स में से जो ब्लड है उधर पूल हो जाता है, वो हार्ट की तरफ रिटर्न होगा और जो प्रेशर है वो दोबारा नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद है एक्साइट्स द हार्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट द वेन्स एंड आर्टरियोल्स। आदि इसमें क्लियर हो गया। एक तो इसने क्या करना है कि हार्ट को एक्साइट करेगा, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद वेन्स को भी कंस्ट्रिक्ट करेगा और आर्टरियोल्स को भी। द सिंपैथेटिक नर्व्स टू द एड्रिनल मेडुल्ला causes these glands to secrete both norepinephrine and epinephrine into the blood. सिंपैथेटिक नर्व्स जो एड्रिनल मेडुल्ला को अगर स्टिमुलेट करेंगी तो ये दो चीज़ें रिलीज होंगी, एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन, ठीक है। इसका आप लोगों को फंक्शन बता दिया है कि वेजन को स्ट्रिक्शन काज करवानी है और उसके अलावा हार्ट को एक्साइट करना है। एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2 इज़ अ पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्टर सब्सटेंस। ये एक पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्टर है, सबसे पावरफुल की हम बात कर चुके हैं। इसके बाद एंजियोटेंसिन 2 है, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन 2 इज कंस्ट्रिक्ट पावरफुली द स्मॉल आर्टरियोल्स, जो छोटी आर्टरियोल्स हैं उनको कंस्ट्रिक्ट करना। इट नॉर्मली एक्ट्स ऑन मैनी ऑफ द आर्टरियोल्स ऑफ द बॉडी एट द सेम टाइम टू इंक्रीज द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस देयर बाय इंक्रीजिंग द आर्टीरियल प्रेशर, ठीक है। काम क्या करना होता है कि जो ब्लड प्रेशर कम हुआ है उसको दोबारा नॉर्मलाइज करना है, रेजिस्टेंस, पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, ठीक है। और उससे क्या होगा? आर्टीरियल प्रेशर में इजाफा होगा। वेजोप्रेसिन, जिसको हम एडीएच के नाम से भी जानते हैं, इज इवन मोर पावरफुल देन एंजियोटेंसिन 2। ये एंजियोटेंसिन 2 से ज़्यादा पावरफुल है एज अ वेजोकंस्ट्रिक्टर, दस मेकिंग इट वन ऑफ द बॉडीज मोस्ट पोटेंट वास्कुलर कंस्ट्रिक्टर सब्सटेंस, ठीक है। Vasopressin has major function to increase greatly water reabsorption from the renal tubules. ये फंक्शन आप लोग पढ़ चुके हो कि इसने काम क्या करवाना होता है? रीनल ट्यूब्यूल से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवानी होती है बैक इनटू द ब्लड, देयरफॉर टू हेल्प टू कंट्रोल द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ठीक है। अगर हाइपोवोलीमिया हुआ है तो उस सूरत में एडीएच सेक्रीट होगा और बॉडी का जो वॉल्यूम है उससे दोबारा नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगा बाय रीअब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द डिस्टल कम्युनिटी ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स, ठीक है। उसके बाद है एंडोथिलीन, रिक्वायर्स ओनली नैनोग्राम क्वांटिटीज टू कॉज पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्शन। यानी कि इसकी नैनोग्राम में इसकी क्वांटिटी चाहिए होती है, किस काम के लिए? पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्शन के लिए। The usual stimulus for the release is damage to the endothelium. अगर एंडोथीलियम को किसी भी वजह से डैमेज करोगे, ठीक है, तो उससे क्या रिलीज होगा? एंडोथलीन। मैंने आपको बताया कि जब भी किसी जगह पे कट लगता है तो उस एरिया की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। कैसे कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं? मैकेनिज्म आप लोगों के सामने है। जब भी उस जगह की एंडोथीलियल डैमेज होगी तो वहाँ से एंडोथलीन रिलीज होगी और उस जगह की वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी ताकि उस जगह का जो ब्लड फ्लो है, जो ब्लड लॉस हो रहा है, उसको मिनिमाइज किया जा सके, ठीक है। लें जी, आपका टॉपिक आज का एंड हो गया है, तो अब भी आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं।